हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार वेदांता सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। मैं हिस्ट्री का सीरीज चला रहा हूं और उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का प्राचीन भारत के इतिहास के साथ मैं हूं आप लोगों के सामने। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस सीरीज के माध्यम से आप लोगों की दुविधा जो हो दूर हो, आप लोगों का प्रॉब्लम जो आता है पढ़ाई में और तैयारी में वो दूर हो। मेरी कोशिश है कि आप अगर अपना लक्ष्य बीपीएससी और आईएएस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रखे हुए हैं या कमीशन फेस करना चाह रहे हैं तो उसमें मैं आपकी भागीदारी सुनिश्चित करूं, मैं अपना सहयोग दूं। इसी सिलसिले में मैं भारतीय इतिहास के सीरीज को चला रहा हूं। ये एंशिएंट हिस्ट्री है। और एक और मैं इंफॉर्मेशन दे दूं कि मैं एनसीईआरटी का सीरीज भी चला रहा हूं। आप अगर दोनों एनसीईआरटी वो भी क्लास 6 में आपको पता है कि एंशिएंट हिस्ट्री है, 7th में मिडाइवल हिस्ट्री है और 8th में मॉडर्न हिस्ट्री है। तो मैं इंडियन हिस्ट्री अर्थात प्राचीन भारत को स्टार्ट किया हूं यहाँ से, जो हम लोगों का पाषाण काल ही चल रहा है। और यहीं 6 क्लास में आप जाएंगे तो एनसीईआरटी में 6 क्लास का एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री का, उसमें आपको प्राचीन भारत से ही स्टार्ट है। तो वो भी सीरीज मैं चला रहा हूँ। आप दोनों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी में आपकी तैयारी सुनिश्चित होगी और आपको हेल्प मिलेगा। अर्थात यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि कंसेप्ट के साथ फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट भी क्लियर करते चलूँ और आपका कंसेप्ट भी क्लियर होते चले। इसी के अकॉर्डिंग मैं एनसीईआरटी का सीरीज भी चला रहा हूँ। आप दोनों वीडियो को देखें, एनसीईआरटी क्लास 6 का उस वीडियो को भी फॉलो करें और इसको भी फॉलो करें। दोनों मिला के अगर आप पढ़ते हैं तो आपकी जो तैयारी है, आपकी रणनीति जो है वो और सही दिशा में अग्रसर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पाषाण काल, हम लोग पाषाण काल के साथ चल रहे हैं। पाषाण काल प्राचीन भारत के इतिहास का पहला चैप्टर है और पाषाण काल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि पाषाण काल को निम्नलिखित 3 भागों में बांटते हैं। पहला है पूर्व पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, तीसरा है नव पाषाण काल। फिर पूर्व पाषाण काल को अध्ययन की दृष्टि से फिर 3 भागों में बांटते हैं, क्रमशः निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और फिर उच्च पूरा पाषाण काल। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आज चर्चा करेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, जो पाषाण काल का ही सेक्शन है और यह बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है। ध्यान रखेंगे, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर आकर के मानव विकसित हो चुका है, उसकी टेक्नोलॉजी भी विकसित हो चुकी है और मानव सभ्यता की तरफ बढ़ रहा है। अर्थात जो मानव पहले निम्न पूरा पाषाण काल में जंगल में था, जंगली जानवरों का शिकार करता था, जंगली जानवरों को शिकार करके अपना भरण पोषण करता था, वहीं मानव आगे आकर के यहाँ पर देखेंगे कि वह खाद्य संग्राहक हो गया है। अर्थात खाद्य संग्राहक के साथ साथ पशुपालक भी हो गया है और कैसे वो खाद्य संग्राहक और पशुपालक से अपने को डेवलप करके वो खाद्य उत्पादक बन जा रहा है। ध्यान रखेंगे, इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए आइए स्टार्ट करें। स्टार्ट करने के पहले मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, क्योंकि जो भी मैं नया नोटिफिकेशन डालूं या नया वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। उसके साथ ही लाइक शेयर ज़रूर करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल का समय आपको पता है, ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग इसका समय पीरियड दिया गया है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होंगे। पाषाण काल को हम लोग मानते हैं कि ये 5 लाख से 6,000 वर्ष ईस्वी का है। और उसी में मध्य पाषाण काल, ईस्वी पूर्व का है, सॉरी। मध्य पाषाण काल हम लोग देख रहे हैं। मध्य पाषाण काल का समय आपको 10,000 से 8,000 बीसी का है। फिर वहीं नव पाषाण काल 8,000 से 6,000 बीसी का है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं मध्य पाषाण काल हम लोग स्टार्ट करते हैं।
चलिए, मध्य पाषाण काल जिसका समय है 10,000 से 8,000 BC का, और आपको पता है मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। माइक्रोलिथिक एज मध्य पाषाण काल को कहते हैं क्योंकि एल.सी. कार्लाइल महोदय जो थे 1857 ईस्वी में विंध्य क्षेत्र में ये छोटे पाषाण उपकरण की खोज इन्होंने की, और वो पाषाण उपकरण जो थे, आप ध्यान रखेंगे 1.8 सेंटीमीटर के ये पाषाण उपकरण थे, अर्थात सबसे छोटे पाषाण उपकरण यहाँ पे मिले हैं, इसलिए इसे माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं, माइक्रोलिथिक काल भी कहते हैं। किसको? मध्य पाषाण काल को। क्यों कहते हैं कि एल.सी. कार्लाइल महोदय ने 1857 ईस्वी में विंध्य पर्वत क्षेत्र में छोटे पाषाण उपकरण की खोज की, जिसकी संख्या अत्यधिक थी, और ये इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है। चलिए, कौन थे? एल.सी. कार्लाइल। ध्यान रखेंगे, एल.सी. कार्लाइल महोदय ने 1857 ईस्वी में पाषाण उपकरण की खोज की, जिसकी साइज 1.78 सेंटीमीटर थी। चलिए, आइए स्टार्ट कर देखते हैं फिर आगे। ये राजस्थान के भीलवाड़ा, ध्यान रखेंगे, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागौर और एमपी के आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ध्यान रखेंगे, पशुपालन के, आप ध्यान रखेंगे कि जो मानव पहले पशुओं का शिकार करता था, वही मानव आकर के मध्य पाषाण काल में पशुपालक हो जा रहा है, जिसके प्राचीनतम साक्ष्य राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागौर से हैं, और एमपी यानी मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, आप ध्यान रखेंगे, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो ध्यान रखेंगे, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य आपको राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के बागौर से और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। इसी तरह ध्यान रखेंगे, राजस्थान के सांभर झील से जो है ये वनस्पति के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। फिर इसी तरह देखेंगे उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर राय से 8 स्तंभ गर्त चूल्हे और 37 नरकंकाल। ध्यान रखेंगे, कहा जा रहा है कि यूपी अर्थात उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर राय से 8 स्तंभ गर्त चूल्हे, ध्यान रखेंगे 8 स्तंभ गर्त चूल्हे और 37 नरकंकाल मिले हैं। 37 नरकंकाल बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, ध्यान रखेंगे। जितने इसमें फैक्ट हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और सभी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछने की संभावना बनती है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। यहाँ बताया जा रहा है कि यूपी के प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर राय से 8 स्तंभ गर्त चूल्हे और साथ ही 37 मानव नरकंकाल अर्थात नरकंकाल मिले हैं। स्तंभ गर्त चूल्हे का अर्थ होता है मिट्टी के जमीन के अंदर खोद करके बनाए गए ये चूल्हे हैं जो स्तंभ गर्त चूल्हे हैं, ठीक है। यहीं पे देखेंगे उत्तर प्रदेश में ही एक दमदमा जगह है, आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में एक दमदमा स्थल है। ये दमदमा से हड्डी के उपकरण और आभूषण मिले हैं, ध्यान रखेंगे। यूपी के पहला फैक्ट क्या है, वो यूपी के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के सराय नाहर राय से 8 स्तंभ गर्त चूल्हे और उसके साथ साथ 37 मानव कंकाल यानी नर कंकाल मिले हैं। फिर वहीं देखेंगे उत्तर प्रदेश के दमदमा से ध्यान रखेंगे और हड्डी के उपकरण और आभूषण मिले हैं और ये हड्डी के उपकरण और आभूषण जो मिले हैं वो किस जानवर के हैं, ये भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि किस जगह से हड्डी के उपकरण और आभूषण मिले हैं। तो आप ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश के दमदमा से
हड्डी के उपकरण और आभूषण मिले हैं। साथ ही ये आभूषण और उपकरण जो हैं वो किस जानवर के हैं, तो ध्यान रखेंगे मृग सिंह और हिरन के। ये जो आभूषण मिले हैं दमदमा से वो मृग सिंह और हिरन के हैं, ध्यान रखेंगे। वहीं आप देखेंगे दमदमा से ही विभिन्न प्रकार के पशुओं के हड्डियां प्राप्त हुई हैं। दमदमा से ही विभिन्न प्रकार के पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, और वो पशु जो हैं ध्यान रखेंगे, भेड़ है, बकरी है, गाय है, बैल है, भैंसा है, हाथी है, गैंडा है, सूअर है आदि। अर्थात भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंसा, हाथी, गैंडा, सूअर आदि के हड्डियां प्राप्त हुई हैं। कहाँ से? दमदमा से। दमदमा बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और दमदमा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखेंगे दमदमा के उत्तर प्रदेश के दमदमा से हड्डी के उपकरण और आभूषण मिले हैं, और वो हड्डी के उपकरण और आभूषण जो हैं मृग, सिंह और हिरन के हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे कि यूपी के दमदमा से ही विभिन्न प्रकार के पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, और वो पशु जो हैं भेड़, बकरी, गाय, बैल, भैंसा, हाथी, गैंडा और सूअर के हैं। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे कि इस काल में आपने पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था कि यहाँ पे जो मानव जो था ये पाषाण का उपकरण बनाता था। तो पाषाण का उपकरण बनाता था अर्थात पत्थर का उपकरण बनाता था, औजार बनाता था। तो इसके पहले हम लोग ने चर्चा किया निम्न पूरा पाषाण काल का। निम्न पूरा पाषाण काल में देखेंगे निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पूरा पाषाण काल में जो औजार बनाने की पद्धति है, प्रक्रिया है, उसी के हिसाब से उस काल का नामकरण हो रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे कि यहीं पे निम्न पूरा पाषाण काल को कोट संस्कृति कहते हैं, मध्य पूरा पाषाण काल को फलक संस्कृति का नाम दिया जाता है, और वहीं उच्च पूरा पाषाण काल को ब्लेड संस्कृति का नाम दिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर ये ब्लेड बनाने की, औजार बनाने की पद्धति थी, इसलिए उस पद्धति के नाम से वहाँ औजार बनाया गया। और वहाँ पे देखेंगे कि क्वार्टजाइट, चर्ट, जेस्पर और फ्लिंट जैसे पत्थर का प्रयोग किया जा रहा है। उसी तरह मध्य पाषाण काल का जो मानव था यह भी क्वार्टजाइट, फ्लिंट, जेस्पर, चर्ट, कार्नेलियम और स्फटिक का प्रयोग कर रहा है। ध्यान रखेंगे आप क्वार्टजाइट, फ्लिंट, जेस्पर, चर्ट जो है ये पिछले काल में से ही प्रयोग होते आ रहा है, और यहाँ पर कार्नेलियम और स्फटिक नाम के पत्थर ऐड हो जा रहे हैं। अर्थात मध्य पाषाण काल में क्वार्टजाइट, चर्ट, फ्लिंट, जेस्पर तो पिछले काल से कैरी हो रहे हैं, वही पत्थर चल रहे हैं, और आगे आकर के यहाँ पर कार्नेलियम और स्फटिक जैसे पत्थर ऐड हो जा रहे हैं जो काफ़ी सख्त हैं, काफ़ी कठोर पत्थर हैं, और इनसे मानव जो है बहुत सूक्ष्म और तेज़ धारदार हथियार बना रहा है, तेज़ धारदार औजार बना रहा है, जिससे बहुत ईजिली पशुओं का शिकार किया जा रहा है। और उसके साथ साथ यह मानव जो है तेज भागने वाले जानवरों का भी शिकार कर रहा है। और यहाँ के औजार जो हैं ये त्रिभुजाकार हैं, ध्यान रखेंगे, 9 चंद्राकार हैं और समलंबाकार हैं, समलंब प्रकार के हैं। अर्थात ये जो औजार हैं प्रक्षेपास्त्र तकनीक के पद्धति पे प्रयोग किए जा रहे हैं। जो त्रिभुजाकार है, त्रिभुज के आकार का, ध्यान रखेंगे त्रिभुजाकार जो है यह त्रिभुज के आकार का, इस तरह के औजार हो रहे हैं। 9 चंद्राकार अर्थात जिसमें 9 कॉर्नर हो रहे हैं, जिससे बहुत ईजी जानवरों का शिकार किया जा सकता है। इसलिए ध्यान रखेंगे कि मध्य पाषाण काल के औजार जो थे त्रिभुजाकार, 9 चंद्राकार और समलंबाकार आकार के होते थे। और यहाँ पर मानव जो था क्वार्टजाइट, चर्ट, फ्लिंट और जेस्पर के साथ साथ कार्नेलियम और स्फटिक का प्रयोग कर रहा है। चलिए, ये मध्य पाषाण काल थे। इसके बाद मानव यहीं से विकसित हो रहा है, और विकसित होकर के नव पाषाण काल में मानव प्रवेश कर रहा है। तो नव पाषाण काल में देखेंगे, नव पाषाण काल का समय क्या है? 8000 से 6000 BC का।
और नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो प्रकार के औजार मिल रहे हैं और यहाँ और सूक्ष्म प्रकार के औजार मिल रहे हैं, इसलिए यहाँ इसको नियोलिथिक एज कहते हैं। किसको? नवपाषाण काल को। ध्यान रखेंगे, नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज भी कहा जाता है, नियोलिथिक एज। और ध्यान रखेंगे ये नवपाषाण शब्द जो है, नवपाषाण शब्द के जनक जो है ये सर जॉन लुबाक हैं। सर जॉन लुबाक महोदय जो हैं ये नवपाषाण शब्द के जनक हैं। प्रश्न बनता है कि नवपाषाण शब्द का जनक किसे कहा जाता है, तो सर जॉन लुबाक। और वहीं पे नवपाषाणिक क्रांति जो है इस शब्द के जनक डी गार्डन चाइल्ड है महोदय हैं। हमेशा पूछा जाता है कि ये नवपाषाण जो है इसमें मानव एक क्रमिक रूप से विकास तो कर रहा है, लेकिन और पिछले काल के अपेक्षा यहाँ अत्यधिक विकसित हो रहा है, अर्थात यहाँ क्रांति के रूप में देखा जा सकता है। क्रांति का अर्थ होता है अचानक परिवर्तन, मूलचूल परिवर्तन हो रहा है, बहुत व्यापक स्तर पर परिवर्तन हो रहा है, इसलिए इसे क्रांति का काल भी कहते हैं। वहीं डी गार्डन चाइल्ड जो हैं ये नवपाषाण क्रांति शब्द देते हैं यहीं पे। आप ध्यान रखेंगे नवपाषाण काल में कृषि की शुरुआत देखी जाती है और आपको पता है मानव पहले यहाँ पर पशुपालक हो चुका है मध्यपाषाण काल में, और यहाँ पर आकर के खाद्य उत्पादक, यहाँ खाद्य संग्राहक भी है, पशुपालक के साथ साथ खाद्य संग्राहक है और यहाँ खाद्य उत्पादक हो जा रहा है। अर्थात जो मानव खाद्य अपने अगले दिन के लिए खाद्य संग्रह करके रखता था, यही मानव आकर के यहाँ खाद्य उत्पादक हो जा रहा है। और आपको पता है कृषि की शुरुआत हो रही है, तो कृषि करने के लिए पहले मानव क्या था? घुमंतु था, यायावारी था, और यहाँ घुमंतु जीवन यापन करता था। लेकिन जब कृषि की शुरुआत हुई तो मानव का जीवन अस्थायी हो गया, क्योंकि आपको पता है कृषि करने के लिए कहीं ना कहीं 3-4 महीने तक टिक करके रहना पड़ता है। इसीलिए इसी के फलस्वरूप मानव का जीवन क्या हुआ? अस्थायी होते गया। और कृषि के विकास से कृषि की शुरुआत हुई और कृषि अत्यधिक विकसित हुई, जिसके वजह से आप देखेंगे यहाँ अस्थायी आवास बने। अस्थायी आवास के बनने से गांव का विकास हुआ, गांव के विकास होने से घर का भी विकास हुआ। और यहीं पे देखा जाता है यहाँ के घर आयताकार आकार के हो रहे हैं। ठीक है, फिर आप देखेंगे जब कृषि विकसित अवस्था में हो रही है और कृषि विकसित हो रही है तो यहाँ अत्यधिक अधिशेष अनाज का पैदावार हो रहा है। और अधिशेष अनाज का पैदावार होने के वजह से अनाज को रखने की आवश्यकता पड़ रही है। इसी के फलस्वरूप मानव जो है मृदभांड का विकास कर रहा है। मृदभांड अर्थात मिट्टी के बर्तन का विकास कर रहा है। और पशुपालन यहाँ बृहद स्तर पर हो रहा है, अर्थात बहुत सारे पशुओं को पालने की शुरुआत हो गई है। फिर इसी के वजह से देखेंगे कि यहाँ पे पॉलिशदार चकमक उद्योग, जब मृदभांड का विकास हुआ तो पॉलिशदार चकमक उद्योग का विकास हो गया। साथ ही हड्डी के उपकरण भी बनाए जाने लगे। और यहीं पे बलूचिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है जी, ध्यान रखेंगे, बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो लगभग 7000 BC के हैं। ध्यान रखेंगे, ये कहा जा रहा है बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो 7000 वर्ष यानी 7000 BC के हैं। वहीं पे आप ध्यान रखेंगे कश्मीर के बुर्ज होम से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। अर्थात यहीं पे दिखाया गया है कि कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, जिससे पता चलता है कि मानव जो था सर्वप्रथम कुत्ते को ही पालतू बनाया होगा, जिसका साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य। और इसकी खोज जो है 1935 ईस्वी में डी टेरा और पीटरसन महोदय ने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है जी, ध्यान रखेंगे। अर्थात कश्मीर के बुर्ज होम से आप ध्यान रखेंगे, कश्मीर के बुर्ज होम से
मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि मानव सर्वप्रथम कुत्ता को ही पालतू बनाया होगा। और इसकी खोज जो है 1935 ईस्वी में डी टेरा महोदय 1935 ईस्वी में डी टेरा महोदय और पीटरसन ने किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहीं पे कश्मीर के गुफ कराल से ही गर्ता आवास और हड्डी के उपकरण मिले हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है जी। कश्मीर से दो स्थल हैं। कश्मीर से पहला स्थल क्या है? बुर्ज होम है, और बुर्ज होम के साथ साथ ये गुफ कराल है। कश्मीर में दो स्थल है। कश्मीर में बुर्ज होम और गुफ कराल है। बुर्ज होम से मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य, और यहीं कश्मीर के गुफ कराल से हैं। ये कश्मीर के गुफ कराल से ध्यान रखेंगे, गर्तावास और हड्डी के उपकरण मिले हैं। गर्तावास का अर्थ है जमीन के अंदर घर का साक्ष्य, यानी जमीन खोद करके मानव घर बनाता था, उसको गर्तावास कहते हैं। जो कश्मीर के गुफ और कराल से गर्तावास और हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहीं पे देखेंगे यूपी के अर्थात उत्तर प्रदेश के कोल्डीवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो लगभग 6500 BC के हैं। कहाँ से? कोल्डीवा से। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्ट है जी। कोल्डीवा से चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, जो लगभग 6500 BC के हैं। वहीं पे देखेंगे बिहार के चिरांद से हड्डी के उपकरण। बिहार के चिरांद जो है ये सारण जिले में है, ध्यान रखेंगे। बिहार के सारण जिले में चिरांद से हड्डी के उपकरण जो मिले हैं ये अत्यधिक मात्रा में है, बहुत अधिक संख्या में हड्डी के उपकरण मिले हैं बिहार के चिरांद से। वहीं पे देखेंगे कर्नाटक के मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर और पिकलीहल, कोडाइकल से भी यहाँ के औजार के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश के उतनूर से, नागार्जुन कोंडा से, फिर तमिलनाडु के पोचमपल्ली से भी इस काल के औजार के साक्ष्य मिले हैं। अर्थात आप देखेंगे नवपाषाण काल जो था, नवपाषाण काल आपको पता है कि ये क्रांति का काल रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट परिवर्तन हो रहे हैं। अर्थात यहीं पे जब अधिशेष अर्थात जब मृदभांड का विकास हुआ तो मृदभांड बताता है कि यहाँ अधिशेष अनाज का पैदावार होने लगा था, और जिसके रखने के लिए मृदभांड का विकास मानव ने किया। और उसके साथ ही जब अधिशेष अनाज की पैदावार हुई तो मानव ने वो व्यापार वाणिज्य भी करने लगा, अर्थात व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। व्यापार वाणिज्य का विकास जैसे हुआ उसके फलस्वरूप मानव के पास मुद्रा का संकर्षण आया, मुद्रा आया, और फलस्वरूप उसकी लाइफ स्टाइल, उसकी जीवन शैली बदल गई। आप ध्यान रखेंगे नवपाषाण काल जो है एक ग्रामीण संस्कृति है। यहाँ गांव में, क्योंकि गांव का विकास हो रहा है और धीरे धीरे जब कृषि का विकास हो रहा है तो गांव भी विकसित हो जा रहा है, और यहीं जा कर के प्रथम नगरीय संस्कृति का आधार रखते हैं। यहीं से मानव विकसित होकर के व्यापार वाणिज्य रहन सहन का विकास करता है, और वह आगे चल के द्वितीय नगरीकृत संस्कृति का निर्माण करता है, सभ्यता का निर्माण करता है, जिसको हम लोग प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं। और वो प्रथम नगरीय सभ्यता कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। ध्यान रखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय सभ्यता कहते हैं, जिसका आधार नवपाषाण काल के लोगों ने ही रखा, क्योंकि यहाँ पर आकर के बहुत सारे परिवर्तन हुए, और वो सारे परिवर्तन जो हुए वो नगरीय सभ्यता के आधार स्तंभ तैयार करते हैं। यहीं पे आधार स्तंभ तैयार करते हैं, और वहीं से मानव विकास करता है और विकसित होकर के वो नगरीकृत होता है और एक मेट्रो सिटी का निर्माण करता है, जिसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट भी समझ में आया होगा, और आप कोशिश करें कि पेन और कॉपी लेकर के बैठें, और साथ में इस फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट को भी ऐड करते चलें, कि और एक नोट्स बनाने की कोशिश करें, जो आपको रिवीजन में, एग्ज़ाम के समय रिवीजन में काफ़ी सहूलियत होगा, काफ़ी आपको फ़ायदेमंद होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।